हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल सीए फाउंडेशन के। हम लोग लॉ की वीडियो कर रहे हैं। अभी आप लोगों को जैसा कि पता है, बहुत टाइम बाद रिकॉर्ड हो रही है ये वीडियो। आई नो दैट, बट ड्यू टू सम अनफोर्सीन रीजन आई एम नॉट एबल टू रिकॉर्ड लॉस वीडियो। और इवन मैंने लॉ की वीडियो रिकॉर्ड की थी तो वो भी किसी वजह से मैं अपलोड नहीं कर पाया, तो मुझे फिर से लॉ की वीडियो बनानी पड़ रही है और अपलोड करनी पड़ रही है। तो इसलिए प्लीज़ गाइस थोड़ा सा माफ़ी, ठीक है। और क्या बोलूँ, चलो। तो हम लोग को नेक्स्ट टॉपिक पढ़ना था, वो था साइलेंस इज फ्रॉड। मतलब कब साइलेंस को हम फ्रॉड मान सकते हैं। तो इस सिचुएशन में जब उस इंसान की जिम्मेदारी थी कि आपको बताए चिल्ला के कि भैया यहाँ पर ये है, यहाँ पर ये है, जब उसको फैक्ट डिस्क्लोज करना था, जब उसको रिप्रेजेंटेशन देनी थी, है ना। और वो इंटेंशनली रिप्रेजेंटेशन नहीं दिया, जब उसको मुंह खोलना था, जब अपना ताला खोलना था, जब ताला खोल के कुछ बोलना था, तब उसने नहीं बोला, तो कब का फ्रॉड माना जाएगा। क्योंकि हमने देखा मियर साइलेंस इज नॉट फ्रॉड। ठीक है, मैं शांत हूँ, जैसे मैं टमाटर वाला हूँ, मैं बन गया टमाटर वाला आपके लिए, ठीक है, आपके लिए कुछ भी। मैं टमाटर वाला हूँ, टमाटर का ठेला रखा हूँ, आप आए, आप टमाटर लेके गए 2 किलो, घर में देखे कीड़ा था टमाटर में, मैं आपको बोला था क्या? मैं आपको बोला था कीड़ा नहीं है उसमें? क्या मेरे को बोलना चाहिए था उसमें कीड़ा है? मैं क्यों बोलूं यार? आपको चेक करने ओपन है, ठेला पड़ा है, आपको जो टमाटर उठाने उठाओ, लेके जाओ 2 किलो। मेरा काम है तौलना और पैसा लेना, बात खत्म। तो आपको ये राइट मिला था, अपॉर्चुनिटी मिली थी कि आप उस गुड को चेक कर सको। उस सिचुएशन में आप चेक नहीं किए तो गलती आपकी। तो बियर साइलेंस इज नॉट फ्रॉड, ये हम लोग डिफॉल्ट केस में पढ़ के आए हैं। पर एक कुछ ऐसी सिचुएशन होती है जहां पर साइलेंस अमाउंट्स टू फ्रॉड। जैसे इंश्योरेंस का केस होता है, शादी का होता है, शादी कर रहे हैं तो भाई वहां पर बताना पड़ता है कि कुछ प्रॉब्लम तो नहीं है लड़की या लड़के को, या कुछ भी ऐसा गृह दोष वी दोष, जैसे हिंदुइज्म में नक्षत्र वगैरह ये सब वगैरह, राशि, ये सब बहुत मानते हैं। तो वो सब चीजें इंपॉर्टेंट हो जाती है उस सिचुएशन में, अलग अलग रिचुअल सबके होते हैं। तो शादी कॉन्ट्रैक्ट में ये सब चीजों में बताना पड़ता है। ठीक है, तो देखते हैं किसमें किसमें बताना पड़ता है। तो वो सिचुएशन में हम फ्रॉड मान लेंगे जिस सिचुएशन में आपकी ड्यूटी थी बोलने की पर आप नहीं बोले। ठीक है, और वो सिचुएशन कौन कौन सी है? पहली है फिड्यूशरी रिलेशनशिप। फिड्यूशरी रिलेशनशिप मतलब लाइक, जैसे मेरा कोई एजेंट है, मेरा कोई ब्रोकर है, ठीक है, उस सिचुएशन में भाई यहाँ पर उसको मैं भरोसे से, फिड्यूशरी मतलब भरोसे का रिश्ता है। डॉक्टर के साथ मेरा रिश्ता भरोसे का रिश्ता है। हम लोग पारिवारिक संबंध में नहीं है, ब्लड रिलेशन नहीं है हमारा, पर हम लोग उनके साथ कैसे रिलेशन में? फिड्यूशरी, भरोसा है। ये बंधन तो भरोसे का बंधन है। तो उस सिचुएशन में भाई आपको बताना चाहिए, जो भी फैक्ट्स आपको डिस्क्लोज करना चाहिए। हमसे आपको प्रॉफिट कमाना नहीं चाहिए। जैसे मेरा एजेंट है, मेरा ब्रोकर है, मेरा डॉक्टर है, भाई मेरे से क्या करोगे प्रॉफिट कमा के? मैं तो आपको ग्राहक हूँ, कस्टमर हूँ, फिड्यूशरी रिलेशन है, भरोसा कर रहा हूँ, आपके पास आया हूँ अपनी जो भी प्रॉब्लम है उसको लेके, अपना काम करवाने को। आप मेरे से ही पैसा लोगे यार? ऐसा थोड़ी चलता है यार। नहीं यार, दिस इज नॉट अलाउड यार, मेरे को मजा नहीं आया बिल्कुल आथू। ठीक है, तो इस सिचुएशन में फिड्यूशियल रिलेशन में आपको डिस्क्लोज करना चाहिए फैक्ट्स। आप ब्रोकर हो, आपको मेरे को सारी बातें बतानी पड़ेगी, और मेरे से प्रॉफिट कमाने की आप इच्छा मत रखो। भाई प्रॉफिट मतलब आप कमा सकते हो, पर जितनी आपकी एक्चुअल, मतलब जो बोल सकते हैं इट्स लाइक रीजनेबल, रीजनेबल चार्जेस है वो आप ले सकते हो यार। पर उसके ऊपर आप क्यों मेरे को ठगने की कोशिश कर रहे हो? ठगना, चीट करने की कोशिश, तो दिस इज फ्रॉड। ठीक है, तो लाइक देखो यहाँ पर एग्जांपल दिया है। एग्जांपल देखो, ब्रोकर आस्क्ड टू बाय शेयर फॉर क्लाइंट, ही सोल्ड, अपने खुद के शेयर क्लाइंट को। क्लाइंट ने ब्रोकर को बोला भाई शेयर खरीद के दे, वो अपने खुद के शेयर बेच दिया और उससे प्रॉफिट कमा लिया। तो यहाँ पर जो क्लाइंट था उसके पास राइट है कि वो इस कॉन्ट्रैक्ट को वॉइड कर सकता है, यानी वॉइडेबल कर सकता है इस सिचुएशन में वो कॉन्ट्रैक्ट को। ठीक है, वॉइडेबल वो इस सिचुएशन में कर सकता है। ठीक है, क्योंकि यहाँ पर वो रिलेशनशिप जो था वो अटमोस्ट गुड फेथ का था। मतलब आप अच्छे कर्म हैं आपके, आपका जो कर्म है, आपकी जो नीयत है वो अच्छी है, उस सिचुएशन में आप काम कर रहे हो यहाँ पर। समझ में आई क्या बात? वेरी गुड। नेक्स्ट देखो, कॉन्ट्रैक्ट ऑफ इंश्योरेंस। मैंने आपको बताया है, जब आप इंश्योरेंस कराने जाते हो, आप अपना मेडिकल इंश्योरेंस कराने गए, आप सामने वाले को बताया ही नहीं। वैसे उन लोग तो टेस्ट करके देखते हैं, पर आप सामने वाले को बताया नहीं आपको कैंसर है, आपको लंग्स की बीमारी है, आपके इंटेस्टाइन में कुछ प्रॉब्लम है, आपके 1-2 साल बने जीवन के, आप करोड़ों का इंश्योरेंस करा लिए। तो यहाँ पर आपको अटमोस्ट गुड फेथ दिखाना था, आपको उसको बताना था, आप उसको नहीं बताए, तो ये बात गलत हो गई। कॉन्ट्रैक्ट इज वॉइड। इंश्योरेंस कंपनी कॉन्ट्रैक्ट वॉइड कर सकती, क्यों? आप क्यों नहीं बताए? आपको फुल डिस्क्लोजर रखना था, आपकी जिम्मेदारी थी बोलना। अब आप यहाँ पर ये नहीं बोल सकते भाई मैं लाइफ इंश्योरेंस कराने गया हूँ तो इंश्योरेंस कंपनी को मेरा चेकअप कराना चाहिए, मेरा टेस्ट कराना चाहिए, फिर मेरे को देखना चाहिए। उनकी गलती, वो ध्यान नहीं दिए, उनकी गलती। ऐसा आप नहीं बोल सकते, ऐसा आप नहीं बोल सकते, उनकी गलती आप नहीं बोल सकते। ठीक है, बात क्लियर है यहाँ पर? चलो नेक्स्ट है कॉन्ट्रैक्ट ऑफ मैरिज। मैंने आपको बताया शादी के कॉन्ट्रैक्ट में सबको डिस्क्लोज करना पड़ता है। फैमिली सेटलमेंट, फैमिली के वाद विवाद में फुल डिस्क्लोजर करना पड़ता है। ठीक है,
और शेयर अलॉटमेंट कॉन्ट्रैक्ट में, इसमें जो कंपनी जब शेयर अलॉट करती है तो उनको अपनी इनिशियल पब्लिक ऑफर में जो अलॉटमेंट लेटर जाता है उसमें सब चीजें कंपनी के बारे में डिस्क्लोज करनी चाहिए, साफ सुथरी एकदम, वो जो एक बंदे की डिसीजन मेकिंग को इम्पैक्ट डाल सकती है वो सारी चीजें डिस्क्लोज करना चाहिए। जैसे आपने पढ़ा होगा मटेरियल और इमटेरियल के बारे में। मटेरियल वो होती है जो आपकी डिसीजन मेकिंग में इम्पैक्ट डाल सकती है, उन चीजों को हम मटेरियल बोलते हैं। इमटेरियल किसको बोलते हैं? जो आपकी डिसीजन मेकिंग में इम्पैक्ट नहीं डाल सकती। तो कंपनी को हर मटेरियल चीज डिस्क्लोज करना चाहिए अपने शेयर होल्डर्स को, और या फिर जो शेयर्स खरीदने वाले। तो शेयर अलॉटमेंट कॉन्ट्रैक्ट में भी यहाँ डिस्क्लोजर जो है वो जरूरी है, रिक्वायरमेंट है, ठीक है। फिर उसके बाद है वेयर द साइलेंस इटसेल्फ इज इक्विवेलेंट टू स्पीच। अब उस सिचुएशन में आपको बोलने की जरूरत नहीं है जहां पर आपका साइलेंस ही इक्विवेलेंट टू स्पीच होगा। अभी हम लोग क्या पढ़ रहे थे? जहां पर आपकी ड्यूटी है बोलने की, यहाँ पर 1 2 3 4 5, ये 5 जगह में आपकी ड्यूटी है बोलने की। पर उस सिचुएशन में जहां आपका साइलेंस ही स्पीच के बराबर है, जैसे मैं बोला कि तुम लोग को मेरे से लॉ पढ़ना है कि नहीं, तुम मेरे को बताओ, ठीक है, और अगर तुम कुछ नहीं बोले तो मैं मान लूंगा तुम्हारी हाँ है, और तुम लोग कुछ नहीं बोले तो मैं मान लिया हाँ है। तुमको बोलना चाहिए था ना, ठीक है, पर तुम लोग कुछ नहीं बोले, भाई मैं तो कंडीशन भेजा, तो भाई तुम लोग बोलोगे भैया ऐसा कॉन्ट्रैक्ट तो बना ही नहीं सकते, जहां तक आप बोल रहे थे कि ऐसा कॉन्ट्रैक्ट बना ही सकते जहां पर नेगेटिव हो। बात वहां पर वही है, ये तो मैं एग्जाम्पल दिया, ठीक है, सही बोल रहे हो, ऐसा कॉन्ट्रैक्ट हम बना ही नहीं सकते। फॉर एग्जाम्पल ए ने बी को बोला इफ यू डू नॉट डिनाई इट आई शैल अज्यूम दैट द हाउस इज साउंड, ए सेज नथिंग, हिज साइलेंस अमाउंट टू स्पीच। ठीक है, देखो कॉन्ट्रैक्ट के बेसिस पे नहीं, पर वो इस बेसिस पे एग्जांपल दिया कि ए बी को बोला कि अगर तू कुछ नहीं बोला मैं मान लूंगा तेरा घोड़ा सही सलामत है, यहाँ से तेरा घोड़ा सही सलामत है, अगर तू कुछ नहीं बोला, बी कुछ नहीं बोला, तो ए मान लिया घोड़ा सही सलामत है। तो यहाँ पर बी की साइलेंस अमाउंट टू स्पीच हो गया, मतलब बी कुछ नहीं बोल के भी बहुत कुछ बोल दिया। ठीक है, बी बोल दिया घोड़ा पागल नहीं है, पर घोड़ा तो पागल था ना, हम पढ़ के आए, ठीक है। इन केस ऑफ fraudulent silence, contract is not voidable if the party whose consent was so obtained had the means of discovering the truth with ordinary diligence। देखो ये सिचुएशन में ये बोल रहा है इस फ्रॉड्यूलेंट साइलेंस, देखो यहाँ पर तो बी फ्रॉड्यूलेंट साइलेंस किया था, बी कुछ नहीं बोला जबकि उसको पता था घोड़ा पागल है, तो उसको फ्रॉड्यूलेंट साइलेंस माना जाएगा। लेकिन उस सिचुएशन में कॉन्ट्रैक्ट जो है वो वॉइडेबल नहीं है, कब? इफ द पार्टी हुज कंसेंट वाज सो ऑब्टेन्ड हैड द मींस ऑफ डिस्कवरिंग द ट्रूथ। भाई जहां पर उनको ट्रूथ डिस्कवर करना था, उनको जहां पर ट्रूथ डिस्कवर करना था, बस मतलब ए को सिर्फ जानना था, ठीक है, ए का ऐसा नहीं था कॉन्ट्रैक्ट कैंसिल कर दूंगा ये वो ऐसा सब, बस उसको एक फैक्ट जानना था। उस सिचुएशन में कॉन्ट्रैक्ट जो है वो वाइडेबल नहीं होगा, क्योंकि ए को मतलब कुछ लेने नहीं था, वो ऐसी कैजुअली पूछ लिया। जैसे मान लो तुम लोग मेरे पास लॉ पढ़ना है, इस एग्जाम्पल से ज्यादा क्लियर होगा, तुम मेरे पास लॉ पढ़ना है, ठीक है, मैं तुम लोग को बता दिया क्या क्या फ्री स्ट्रक्चर है, कैसे कैसे मैं पढ़ाता हूँ, मेरा प्रीवियस का क्या रिकॉर्ड रहा है, कितने बच्चों को मैं निकाला हूँ अपने पास से, ठीक है, तो ये सारी बातें मैंने आपको क्लियर डिस्क्लोज कर दी, आप लोग सेटिस्फाइड हो। उसके बाद ऐसी कैजुअली पूछ लिए सर आपकी क्लास में एसी लगा है क्या, सर आपकी क्लास में एसी लगा है क्या, मैंने बोला नहीं यार एसी तो नहीं लगा है, क्योंकि एसी नहीं लगा है क्योंकि भाई लॉ तो है बोरिंग सब्जेक्ट, और बोरिंग सब्जेक्ट में भी अगर मैं एसी लगा दूं और मस्त गद्दे वाली सीट में देता हूं तो आप लोग तो क्लास में सो जाएंगे, तो आप लोग क्लास में सो जाएंगे तो मैं पढ़ाऊंगा कैसे इफेक्टिवली। तो मैंने अपने क्लास में पंखा लगा के रखा है, सिंपल सोबर पंखा लगा है क्लास में। तो आप लोग बोले इट्स ओके कोई बात नहीं है, तो बस आप लोगों को एक फैक्ट एक ट्रूथ जानना था, तो ऐसे आप कैजुअली पूछ लिए। तो इससे ज्यादा मैं इस लाइन को आपको क्या बताऊं, ऑर्डिनरी डिलीजेंस मतलब कुछ ऐसा नहीं था ऑर्डिनरी ऐसा, ओके ठीक है, तो आप लोग ऐसे ही पूछ लिए आउट ऑफ क्यूरियोसिटी एसी लगाए क्या, भाई हो सकता है लग्जरी घर के बच्चे आप लोग करोड़पति है ना, तो इस वजह पूछ लियो, तो इट्स ओके, ठीक है। तो ये बात होती है, तो ये हम लोगों का फ्रॉड का टॉपिक खत्म हुआ। अब मैं चालू करने वाला हूँ मिस रिप्रेजेंटेशन। क्या चालू करने वाला हूँ? मिस रिप्रेजेंटेशन। मिस रिप्रेजेंटेशन के पहले मैं आपको थोड़ा डिस्क्रिमिनेशन देना चाहूंगा मिस रिप्रेजेंटेशन और मिस्टेक और फ्रॉड के बीच में। देखो जैसे मैंने कोई काम किया, कुछ कोई चीज की, अब ये चीज दो चीज में डिवाइड हो सकती है, चीज कैन बी अ रिप्रेजेंटेशन और कैन बी अ एक्ट। मतलब आई एम एक्सप्लेनिंग समथिंग और डिटेलिंग समथिंग, मतलब मैं आप लोगों को या तो कुछ समझा रहा हूँ या तो कुछ डिटेल दे रहा हूँ किसी चीज के बारे में, या फिर मैं वो काम कर रहा हूँ, या तो मैं कोई काम आपको समझाने की कोशिश कर रहा हूँ, बता रहा हूँ मुंह से कि ये ऐसा होता है ये ऐसा हो, या फिर मैं वो काम करके दे रहा हूँ। तो देखो अगर ये काम सही है और अगर ये काम गलत है, अगर ये काम सही है तो इसको मैं बोलता हूँ परफॉर्मेंस, यस, अगर ये काम सही है तो मैं इसको बोलता हूँ परफॉर्मेंस। पर अगर ये काम गलत है, मैंने क्या बोला, अगर ये काम गलत है तो मैं इसको बोलता हूँ मिस्टेक, मैं इसको क्या बोलता हूँ, मिस्टेक, ठीक है। और रिप्रेजेंटेशन की बात करूं तो अगर ये सही है तब तो कोई बात ही नहीं, तब तो ये एक्सप्लेनेशन हो गई, सही सलामत है, ठीक है। पर अगर ये गलत है
तब ये दो टाइप में डिवाइड हो जाएगी। अगर ये एक्सप्लेनेशन गलत है इंटेंशनली, और अगर ये रिप्रेजेंटेशन गलत है अनइंटेंशनली। तो अगर ये इंटेंशनली मैंने आपको गलत बताया तो दिस अमाउंट्स टू फ्रॉड, और अगर मैं आपको अनइंटेंशनली ये गलत बताया तो दिस अमाउंट्स टू मिस रिप्रेजेंटेशन। बेटा इतना सटीक डिफरेंस अब आपको पता होना चाहिए इसके बीच में कि एक एक्ट होता है, एक रिप्रेजेंटेशन होता है। एक्ट अगर आप गलत कर रहे हो तो वो मिस्टेक है, एक्ट अगर आप सही कर रहे हो तो परफॉर्मेंस है। अगर आप रिप्रेजेंटेशन मतलब आप किसी चीज को समझा रहे हो, एक्सप्लेन कर रहे हो, और आप गलत एक्सप्लेन कर रहे हो तो वो दो टाइप में डिवाइड होगा। आप जानबूझ के गलत बता रहे हो, आप जानबूझ के फैक्ट्स छुपा रहे हो, आप जानबूझ के उनको डिस्क्लोज नहीं कर रहे हो, तो ये फ्रॉड है, क्योंकि आप जानबूझ के कर रहे हो, आपको कोई एडवांटेज लेना इससे। पर अगर आप बिना जाने समझे, आपको खुद नहीं पता था, आप मेरे को प्रॉमिस कर दिए हो कि आप मेरे को कल डिलीवरी दोगे, आपको खुद नहीं पता आपकी शिप वहां समुद्र में डूब चुकी है, कल डिलीवरी आ ही नहीं सकती, कल डिलीवरी आ ही नहीं सकती, समुद्र तुम्हें डूब गई भैया, तूफान आया आपकी शिप को उड़ा के ले गया। पर आप क्या बोल रहे हो, आपको तो लग रहा है कल शिप आ जाएगी, तो आप मेरे को बोले कल पक्का डिलीवरी, कंफर्म श्योर शॉट, ऐसा बोल रहे हो आप मेरे को। तो बताओ इस सिचुएशन में आपने मिस रिप्रेजेंटेशन तो किया पर जानबूझ के नहीं किया, अनइंटेंशनली किया ना। तो अनइंटेंशनली मिस रिप्रेजेंटेशन किया जाता है, वो मिस रिप्रेजेंटेशन कहलाता है। ठीक है, तो बात यहाँ पर क्लियर होगी आपको। तो मिस रिप्रेजेंटेशन का डेफिनेशन हम पढ़ते हैं। मिस रिप्रेजेंटेशन इसका मतलब होता है द पॉजिटिव असर्शन इन अ मैनर नॉट वारंटेड बाय द इंफॉर्मेशन ऑफ द पर्सन मेकिंग इट ऑफ दैट विच इज नॉट ट्रू थ्रू ही बिलीव इट इज टू बी ट्रू। वो मान रहा है कि ये सच है पर वो सच नहीं है। देखिए मेरे को लग रही थी मेरी शिप कल आएगी, पर मेरी शिप एक्चुअल में आने ही नहीं वाली थी। मेरे को लग रहा था मेरी शिप कल आने वाली है, पर मेरी शिप तो कल आएगी ही नहीं। तो आई एम थिंकिंग अबाउट कि मैं जो इंफॉर्मेशन आपको प्रोवाइड कर रहा हूँ वो सच है, पर वो सच नहीं थी। तो दिस इज मिस रिप्रेजेंटेशन। ठीक है, इसके बाद एनी ब्रीच ऑफ ड्यूटी विच विदाउट एन इंटेंट टू डिसीव गेन्स और एडवांटेज टू द पर्सन कमिटिंग इट और anyone claim under him by misleading another to his prejudice or to the prejudice of anyone of the claiming under him। ये बात आपको क्लियर होगी कि कोई भी ब्रीच हो, ब्रीच मतलब होता है धोखा, ब्रीच मतलब होता है स्टेप बैक कर लेना। ठीक है, ब्रीच शब्द का मतलब आप लोग को लिखना है स्टेप बैक करना, धोखा दे देना एंड टाइम पे। ठीक है, ब्रीच ऑफ ड्यूटी किसी काम को करने की ब्रीच, विच देखो यहाँ पर एक एक बार तोड़ के मैं इसलिए बताता हूँ, बहुत सिंपल रीजन है। तुम लोग सोचते हो कि भैया आप स्टेटमेंट पढ़ लेते हो फिर मीनिंग बता दिए करो डायरेक्ट, पर वर्ड्स बताने इसलिए जरूरी क्योंकि आपको लॉ की लैंग्वेज आंसर में यूज करनी है। आप अपनी लेमैन वाली लैंग्वेज आंसर में यूज करोगे तो आपके मार्क्स कटेंगे। यू हैव टू यूज लॉजिकल लैंग्वेज, लॉजिकल लैंग्वेज। ठीक है, विच विदाउट एन इंटेंट टू डिसीव, इंटेंट मतलब क्या होता है, आपका वो टारगेट था डिसीव करना या गेन करना या एक एडवांटेज लेना टू द पर्सन कमिटिंग इट। ठीक है, तो इस सिचुएशन आपका इंटेंशन यहाँ पर नहीं था, इंटेंट मतलब यहाँ पर आपका इंटेंशन नहीं था। ठीक है, और लास्ट लाइन बोल रहा है कॉजिंग हाउएवर इनोसेंट अ पार्टी टू एग्रीमेंट टू मेक अ मिस्टेक और टू सब्सटेंस ऑफ थिंग्स व्हिच इज सब्जेक्ट मैटर ऑफ द एग्रीमेंट, वही सब बातें बोल रहा है। ठीक है, सब्जेक्ट मैटर को गलत रिप्रेजेंट करना, ये सारी बातें। तो अकॉर्डिंग टू सेक्शन 18 मिस रिप्रेजेंटेशन मतलब होता है स्टेटमेंट ऑफ फैक्ट विच ऑफ फॉल्स will constitute misrepresentation if the maker believe it is to be true but which is not true। ठीक है, when there is a breach of duty by person without any intention to deceive which bring an advantage to him। ठीक है, उसका वो नहीं था, उसका इंटेंशन नहीं था आपको डिसीव करने का, लेकिन उसको इससे एडवांटेज हो रहा था, और उसका इंटेंशन नहीं था। मैं 5 बार बोल रहा हूँ, मैं 10 बार बोल रहा हूँ, उसका इंटेंशन नहीं था, उसको खुद नहीं पता था कि वो झूठ बोल रहा है, क्योंकि उसकी शिप तो डूब गई थी ना यार, उसकी शिप डूब गई थी ना यार, बस। ठीक है, और when a party cause even though done innocently the other party to the agreement to make a mistake as to the subject matter। ठीक है, innocently किया बेचारा। ठीक है, तो एग्जांपल देखो यहाँ पर दिया हुआ है, A makes a positive statement to B that C will be made the director of the company। A make the statement or information derived not directly from C but from M। B applies for share on the faith of the statement। ठीक है, और which turn out to be false। The statement amounts to misrepresentation because the information received by the second hand did not warrant A to make the positive statement to B। देखो बोल रहा है A ने B को पॉजिटिव स्टेटमेंट दिया कि C मैनेजर बन जाएगा। ठीक है, और A ने ये स्टेटमेंट कैसे दिया, जो इन्फॉर्मेशन उसको M से मिली थी। इन्फॉर्मेशन M जाके A को बोला डायरेक्टर बनने वाला है C, अब A जाके B को बोला C डायरेक्टर बनने वाला है। हो सकता है C बहुत एफिशिएंट आदमी हो, बहुत अच्छा आदमी हो, कंपनी को मस्त ऊंचे मुकाम पर पहुंचाएगा। इस स्टेटमेंट पे भरोसा करते हुए
बी ने शेयर्स खरीद लिए कंपनी के। अब बी ने जब शेयर्स खरीद लिए कंपनी के, उसके बाद सी नहीं बना डायरेक्टर, तो ये मिसरिप्रेजेंटेशन है। क्यों? क्योंकि ये कोई गलत इंफॉर्मेशन मिली थी, बेचारे को लग रहा था कि सच है, पर ये था झूठ। ठीक है, ओके गाइस। नाउ सेकंड एग्जांपल क्या बोल रहा है? ए बिलीव्ड द इंजन ऑफ द मोटरसाइकिल टू बी इन एक्सीलेंट कंडीशन। ए विदाउट गेटिंग इट चेक इन द वर्कशॉप टोल्ड बी दैट द मोटरसाइकिल वाज इन एक्सीलेंट कंडीशन ऑन द स्टेटमेंट बी बॉट द मोटरसाइकिल इंजन डिफेक्टिव। अच्छा, ए ने बी को एक मोटरसाइकिल डिलीवर की, उसने बी को बोला भाई एक नंबर मोटरसाइकिल है, एक नंबर, मजा आ जाएगा तेरे को, मस्त अपनी बंदी घुमाना मोटरसाइकिल। बी ने भरोसा करके ले लिया। अब बी ने भरोसा करके ले लिया, ए चेक नहीं किया था ना, ए नहीं चेक किया था कि जो गाड़ी है वो एकदम मस्त चल रही कि नहीं। ठीक है, पर बी को भेज दिया, बी भरोसा करके ले लिया। तो यहाँ पर मिस रिप्रेजेंटेशन है, इंजन जो था वो डिफेक्ट निकला उस गाड़ी का, उस गाड़ी का इंजन डिफेक्ट निकला, और ये मिस रिप्रेजेंटेशन है क्योंकि ए को लग रहा था वो सच बोल रहा है पर वो एक्चुअल में झूठ था। ठीक है, इसके बाद आ रहा है कोर्जन एंड इन्फ्लुएंस का डिफरेंस। तो ये आप लोग पढ़ लेंगे। ठीक है, बहुत जेन्युइन पॉइंट है, जो हम लोगों ने पढ़ा है वही सारी बातें यहाँ पर है। कोर्जन और अंडू इन्फ्लुएंस के बीच का डिफरेंस, कोई पॉइंट नहीं समझ में आएगा तो यू कैन आस्क। ठीक है, बाकी बात करते हैं फ्रॉड और मिस रिप्रेजेंटेशन का भी डिफरेंस है यहाँ पर, तो ये भी आप पढ़ लेना। देखो फ्रॉड में क्या बोल रहा है? फ्रॉड में डिसीव द अदर पार्टी बाय हाइडिंग द ट्रूथ और नो इंटेंशन टू डिसीव द अदर पार्टी। फ्रॉड में इंटेंशन था, मिस रिप्रेजेंटेशन में नहीं था। ठीक है, फ्रॉड में इंटेंशन था, मिस रिप्रेजेंटेशन वैसी। कोअर्जन में इट इन्वॉल्व द फिजिकल फोर्स, इट इन्वॉल्व मोरल और मेंटल प्रेशर, ऐसे टाइप के तो डिफरेंसेस है। कोअर्जन में हो सकता है रिलेशन हो ना हो, पर अनडू इन्फ्लुएंस में रिलेशन होता है। अनडू इन्फ्लुएंस में हमेशा रिलेशनशिप एग्जिस्ट करता है। कोअर्जन में रिलेशन हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता है, पर अनडू इन्फ्लुएंस में हमेशा होगा। ठीक है, हमेशा होगा। तो ये सब बातें डिफरेंस तुम लोग देख लेना। लीगल इफेक्ट क्या है? लीगल इफेक्ट ऑफ एग्रीमेंट विदाउट फ्री कंसेंट। When consent to an agreement is caused by coercion, fraud, misrepresentation, the agreement is contract is voidable। बोल रहा है अगर coercion, fraud और misrepresentation से हुआ तो कॉन्ट्रैक्ट क्या है? voidable है। ये अंडू इन्फ्लुएंस क्यों नहीं लिखा? ठीक है, अंडू इन्फ्लुएंस से भी voidable होता है कॉन्ट्रैक्ट। ठीक है, a party to contract whose consent was caused by fraud and misrepresentation may it thinks fit insist that the contract shall be performed, then they put the position that would have been a presentation have been making true। बोल रहा है अगर कोई फ्रॉड या मिसरिप्रेजेंटेशन से हुआ है कॉन्ट्रैक्ट, तो उस कॉन्ट्रैक्ट को वॉइडेबल ना करते हुए हो सकता है वैलिड बना दिया जाए, जो फॉल्स स्टेटमेंट था उसको ट्रू करके, जो फॉल्स मिसरिप्रेजेंटेशन हुई थी उसको ट्रू करके इस कॉन्ट्रैक्ट को वैलिड बनाया जा सकता है। जो फॉल्स रिप्रेजेंटेशन हुई थी उसको ट्रू कर दो, बन जाएगा कॉन्ट्रैक्ट। ठीक है, एक्सेप्शंस क्या है? If such consent was caused by misrepresentation or by silence fraudulently without the meaning of the section 17, the contract is nullable. If the party whose consent was so caused had the means of the discovering the truth with ordinary diligence। वही बात मैं बोला कि उस पार्टी को जो एसी वाला एग्जांपल था वही बात यहाँ पर बोल रहा है। ठीक है, तो वॉइडेबल नहीं है, वो वैलिड है, वो वैलिड है, वॉइडेबल है ही नहीं। बोल रहा है अ फ्रॉड और मिसरिप्रेजेंटेशन विच डिड नॉट कॉज द कंसेंट टू अ कॉन्ट्रैक्ट ऑफ द पार्टी ऑन whom such fraud or was practiced और टू whom such was, अच्छा वही सब बातें लिखी। रेंडर अ कॉन्ट्रैक्ट वॉइडेबल, डज नॉट रेंडर अ कॉन्ट्रैक्ट वॉइडेबल, ये सब बातें मैं बता दिया हूँ। एक एग्जांपल है, इसको पढ़ लेना। हर एग्जांपल बेटा बताने का वो नहीं है, कोई फायदा नहीं है। सेक्शन 19 का एनालिसिस दिया है, ये तो हम पढ़े हुए हैं। ठीक है, सेक्शन 19 यही वाला बोल रहा था ना कि फ्रॉड और मिसरिप्रेजेंटेशन विच डिड नॉट कॉज द कंसेंट टू अ कॉन्ट्रैक्ट ऑफ द पार्टी ऑन हुज सच फ्रॉड वाज प्रैक्टिस। ठीक है, बोल रहा था जब फ्रॉड और मिसरिप्रेजेंटेशन कॉज नहीं करेगा कंसेंट टू अ कॉन्ट्रैक्ट ऑफ द पार्टी। ठीक है, मतलब कंसेंट नहीं, ऑफ कोर्स भाई कंसेंट नहीं है ना। ऑन whom such fraud was practiced, जिस बेसिस पे जो फ्रॉड जो है प्रैक्टिस हुआ है, तो टू whom such misrepresentation was made, या फिर जिस बेसिस पे मिसरिप्रेजेंटेशन मेड हुआ है, तो डज नॉट रेंडर अ कॉन्ट्रैक्ट वॉइडेबल। तो इस सिचुएशन में कॉन्ट्रैक्ट को वॉइडेबल नहीं बनाया जा सकता। तो उसी का एक्सप्लेनेशन यहाँ पर दिया है कि देखो, it has already been considered that when consent to an agreement is caused by coercion, undue influence, fraud and misrepresentation, though the agreement amounts to a contract, such a contract is voidable। बोल रहा है फ्रॉड, मिसरिप्रेजेंटेशन, undue influence और फ्रॉड, अच्छा फ्रॉड, कोअर्जन, इन चारों चीजें से अगर कॉन्ट्रैक्ट हुआ है तो कॉन्ट्रैक्ट तो वॉइडेबल है। कॉन्ट्रैक्ट हो गया है पर वॉइडेबल है। ठीक है, द ऑप्शन ऑफ द पार्टी दोस कंसेंट वाज सो ऑब्टेन। ठीक है, मतलब एग्रीड पार्टी बोल रहा है। ठीक है, द पार्टी however may insist that the contract should be performed and that he should be put in the same position in which he has would been have been if the representation made true। तो वही बात बोल रहा है बेटा, यही जो अभी 19 में बढ़ाया ना कि कॉन्ट्रैक्ट वॉइडेबल नहीं होगा जब चीजें सही कर दी जाए, जब चीजों को सही कर दिया जाए, ट्रू कर दिया जाए, तो कॉन्ट्रैक्ट वॉइडेबल नहीं होगा, उसके बाद वैलिड हो जाएगा।
भाई सिंपल सी बात है, मेरे से कॉन्ट्रैक्ट हुआ था, गाड़ी वाला कॉन्ट्रैक्ट, ए वाला कॉन्ट्रैक्ट, उसमें बी जाके ए को बोला भैया आपकी गाड़ी तो बंद हो गई यार, आपसे भरोसा करके लिया था मैं। ए बोला कोई दिक्कत नहीं है, नया इंजन लगा के दे दूँ, चलेगा तेरे को, है ना, गाड़ी वापस नहीं करेगा, तोड़ केस मत कर, नया इंजन लगा के देता हूँ, एक नंबर मस्त, इस बार चेक करके दूंगा, एक हफ्ते खुद चलाऊंगा फिर दूंगा तेरे को। बोला ठीक है भैया कर दो ऐसा काम। तो वो क्या किया, जो मिस रिप्रेजेंटेशन थी उसको ट्रू कर दिया, इस सिचुएशन में कॉन्ट्रैक्ट वैलिड कर दिया जाएगा, ठीक है। बट अ पर्सन who had the means of discovering the truth with ordinary diligence cannot avoid a contract on the ground that his consent was caused by misrepresentation or silence amounts to fraud. But वो इंसान, जैसे मान लो तुम लोग मेरे पास आए और पूछे सर एसी है क्या, मैं कुछ नहीं बोला, मैं बोला कैसे बच्चे हैं एसी पूछने आ रहे हैं, पढ़ाई नहीं पूछते एसी पूछते हैं, मैं नहीं दिया आंसर। इस सिचुएशन में आप लोग कॉन्ट्रैक्ट को वॉइडेबल नहीं बना सकते। क्यों वॉइडेबल नहीं बना सकते भाई, एसी जो है वो सब्जेक्ट मैटर नहीं था, ये तो तुम ऑर्डिनरी डिलीजेंस से पूछ रहे थे, दिस इज नॉट अ सब्जेक्ट मैटर ऑफ द कॉन्ट्रैक्ट, सो you cannot claim that the contract is voidable just because of I am not replied to a mere statement that you are asking क्या क्लास में एसी लगी है। तो इस सिचुएशन में आप उस कॉन्ट्रैक्ट को वॉइडेबल नहीं बना सकते, कॉन्ट्रैक्ट किसी भी हाल में वैलिड ही रहेगा। एग्जांपल दिया है, इसको पढ़ लेना आप लोग। इस पर बता रहा हूं मैं मिस्टेक में, मिस्टेक, तो देखो मिस्टेक ना दो टाइप का आता है, मिस्टेक ऑफ फैक्ट, मिस्टेक ऑफ लॉ। मैंने आपको बताया अगर फैक्ट में गलती हो तो मिस्टेक कहलाता है, ऊपर ही बताया था, फैक्ट में गलती हो तो मिस्टेक बनाता है। दो टाइप का हो सकता है, यूनिलैटरल, बायलैटरल। बेटा यूनिलैटरल ना वैलिड होगा, क्यों होगा मैं यही सबके मीनिंग बता देता हूँ, नीचे ज्यादा एक्सप्लेनेशन नहीं है आपके मॉड्यूल में, पर मैं आपको अच्छी एक्सप्लेनेशन दे देता हूँ। देखो यूनिलैटरल मिस्टेक वैलिड क्यों होता है, सबसे पहली बात मेरे को इस पे करनी है। बेटा इसीलिए वैलिड होता है क्योंकि अगर यूनिलैटरल मतलब एक तरफा गलती है, एक तरफा गलती है, तो मैं टमाटर का ठेला खोल के बैठा हूँ, आप लोग आए टमाटर उठा के लेके गए, टमाटर में कीड़ा था, आप मेरे ऊपर केस नहीं कर सकते, क्यों, यूनिलैटरल गलती है। क्यों यूनिलैटरल गलती है भाई, मेरा कोई फर्ज नहीं बनता, मैं आपको ओपन दे दिया, आप छाटो लेके जाओ, नहीं लेना है मत लो, नहीं लेना मत लो, फोर्स किया क्या लेने के लिए, नहीं ना, नहीं लेना है मत लो, ठीक है। पर टमाटर कीड़े वाले ले गए, वो आपकी गलती, आपको छाटने के लिए मैं ओपन रखा था, आप गलत लेके गए, आपकी गलती, कॉन्ट्रैक्ट इज नॉट वॉइडेबल, कॉन्ट्रैक्ट इज वैलिड, इन दिस सिचुएशन कॉन्ट्रैक्ट इज वैलिड, ठीक है। आप आए दुकान में, किराने की दुकान में, ठीक है, दाल लेने के लिए, दाल उठा के देखे मस्त खुशबू आ रही थी, आहा एक नंबर दाल है बेटा, 5 किलो पैक कर दो, 5 किलो आप पैक करा के दाल ले गए, दाल आप घर में बनाए, आपको मजा नहीं आया, दाल आप घर में आपको मजा नहीं आया, तो आप एक तरफा गलती हो गई, आपको गलत दाल नहीं उठानी चाहिए थी। तो इस सिचुएशन में कॉन्ट्रैक्ट वॉइडेबल नहीं, क्यों, क्योंकि आपको ऑप्शन मिला था ना सिलेक्ट करने का, आपको ऑप्शन मिला था, गलती आपकी, यूनिलैटरल मिस्टेक है, तो कॉन्ट्रैक्ट इज नॉट वॉइडेबल। बट व्हेन वी टॉक अबाउट बायलैटरल मिस्टेक, बायलैटरल मिस्टेक मतलब दोनों तरफ से गलती हो रही है, समझ रहे हो, दोनों तरफ से गलती हो रही है। पर बता रहा हूं एक और बात, ये बायलैटरल मिस्टेक भी जो होती है ना वो मटेरियल होनी चाहिए। अगर इमटेरियल है, अगर इमटेरियल है तो कॉन्ट्रैक्ट वैलिड है, इमटेरियल है तो कॉन्ट्रैक्ट वैलिड है, पर मटेरियल है तो कॉन्ट्रैक्ट शुरू से ही वॉइड है। क्यों, देखो मेरी बात को समझो, मैं महाराष्ट्र में मैं आपसे डील किया गुटखा सप्लाई करने का, मैं, आप भी महाराष्ट्र में, मैं भी महाराष्ट्र में, हम दोनों को पता है महाराष्ट्र में गुटखा बैन है, ठीक है, फिर भी हम लोग बायलैटरल मिस्टेक किया, हम दोनों कॉन्ट्रैक्ट में आ गए, कॉन्ट्रैक्ट शुरू से वॉइड है, कॉन्ट्रैक्ट शुरू से वॉइड है, ठीक है। तो दिस इज अ बायलैटरल मिस्टेक, ठीक है, तो बायलैटरल मतलब दोनों तरफ से मिस्टेक हुई है, शुरू से कॉन्ट्रैक्ट क्या रहेगा, वॉइड रहेगा, ठीक है। मिस्टेक ऑफ लॉ, मिस्टेक ऑफ लॉ के अंदर भी दो बातें हुई है, मिस्टेक ऑफ लॉ के अंदर भी दो बातें हुई है, मिस्टेक ऑफ इंडियन लॉ, मिस्टेक ऑफ फॉरेन लॉ। मिस्टेक ऑफ फॉरेन लॉ में पहले समझा देता हूं, मिस्टेक ऑफ फॉरेन लॉ मतलब इसको आपको सेम ट्रीट करना है एज अ मिस्टेक ऑफ फैक्ट, मिस्टेक ऑफ फैक्ट है ये और ये सेम, ठीक है, क्योंकि देखो हम लोग भाई इतने भी इतने होशियार नहीं हो सकते कि हम लोग अब फॉरेन के लॉ पढ़ते रहे बैठ के। तो अगर मैं किसी भी फॉरेन लॉ को कॉन्ट्रावीन करता हूँ, यानी किसी भी फॉरेन लॉ को तोड़ देता हूँ, तो उसको मिस्टेक ऑफ फैक्ट माना जाएगा, ठीक है, और उसमें भी बायलैटरल है तो वॉइड हो जाएगा, यूनिलैटरल है तो वैलिड रहेगा, ठीक है। तो मिस्टेक ऑफ फॉरेन लॉ एज इट इज, जो फैक्ट में रूल्स लगते हैं वो यहाँ भी लगते हैं, पर मिस्टेक ऑफ इंडियन लॉ, मिस्टेक ऑफ इंडियन लॉ कॉन्ट्रैक्ट वैलिड रहेगा, कॉन्ट्रैक्ट वैलिड रहेगा। क्यों वैलिड रहेगा भैया, मिस्टेक की इंडियन लॉ का, मैं बोला एक बात बताओ, इंडिया में रहते हो, इंडिया में रहते हो, इंडिया के लॉ नहीं जानोगे क्या। अब आप लोग एज एक्सक्यूज बोल सकते हो क्या, यार मेरे को नहीं पता था इस लॉ के बारे में, आप ट्रैफिक सिग्नल तोड़ के चले गए, बोले यार मेरे को नहीं पता था इसके बारे में कि ट्रैफिक सिग्नल तोड़ के नहीं जाते हैं, ये बोल सकते हो। आप बताओ अगर आप ट्रैफिक पुलिस वाले को ये बात अगर आप बोल दिए
कि मेरे को रेड में लगा था जाना है, ग्रीन में रुकना है, मेरे को ऐसा लग रहा था, वहीं घुमा के मारेगा एक छापा और फाइन डबल लगाएगा वो अलग। तो आप एज एक्सक्यूज ये बोल ही नहीं सकते। मिस्टेक ऑफ इंडियन लॉ इज नो एक्सक्यूज। आप एक्सक्यूज दे नहीं सकते, हर बार यही माना जाएगा कि आपको बात पता थी। मैं अज्यूम कर रहा हूँ, मान लो चलो सच्ची में आपको नहीं पता, आप बहुत इनोसेंट आदमी, आपको सच्ची में इंडियन लॉ के बारे में नहीं पता, देन ऑल्सो आई एम अज्यूमिंग आपको पता है क्योंकि आप इंडिया में रहते हो। देन ऑल्सो आई एम अज्यूमिंग कि आपको पता है आप इंडिया में रहते हो, तो इसीलिए मिस्टेक ऑफ इंडियन लॉ हैज नो एक्सक्यूज, इस कॉन्ट्रैक्ट को वैलिड ही माना जाएगा, ठीक है, किसी भी हाल में, क्योंकि कोई एक्सक्यूज आप दे नहीं सकते। तो देखो मिस्टेक मतलब क्या होता है। मिस्टेक में बी डिफाइंड एज अ इनोसेंट और एरोनियस बिलीव विच लीड्स टू पार्टी टू मिसअंडरस्टैंड द अदर। मिस्टेक में बी आइदर बायलैटरल और यूनिलैटरल, ठीक है, बात यहाँ पर क्लियर। इनोसेंट और एरोरियस मतलब एरर, एरर बिलीव विच लीड्स द पार्टी टू मिसअंडरस्टैंड द अदर, जिससे आप मिसअंडरस्टैंड कर लो सामने वाले इंसान को। बायलैटरल तब होता है जब दोनों की गलती हो, यूनिलैटरल तब होता है जब एक की गलती हो। इफेक्ट ऑफ वैलिडिटी बोल रहा है मिस्टेक इज सम अनइंटेंशनल एक्ट, मिस्टेक जो है वो अनइंटेंशनली किया जाता है, ठीक है। ओमिशन और एरर अराइजिंग फ्रॉम अनकॉन्शियसनेस, इग्नोरेंस ऑफ फुलफुलनेस, इम्पोजिशन और मिसप्लेस कॉन्फिडेंस, इट मे बी ऑफ टू काइंड, ठीक है। मिस्टेक ऑफ लॉ, मिस्टेक ऑफ फैक्ट, ठीक है। अब देखो मिस्टेक ऑफ लॉ क्या है। मिस्टेक ऑफ लॉ में बता दिया हो इग्नोरेंस होगा लॉ का कंट्री के, बट मिस्टेक ऑफ लॉ इज कोड थ्रू द इंड्यूसमेंट ऑफ अनदर द कॉन्ट्रैक्ट मे बी अवॉइडेड, कॉन्ट्रैक्ट अवॉइड हो जाएगा। बट मिस्टेक ऑफ फॉरेन लॉ इज एक्सक्यूजेबल एंड इज ट्रीटेड लाइक अ मिस्टेक ऑफ फैक्ट, कॉन्ट्रैक्ट मे बी अवॉइडेड ऑन सच मिस्टेक। यहाँ पर देखो कॉन्ट्रैक्ट मे बी अवॉइडेड लिखा है, गलत लिखा है, कॉन्ट्रैक्ट कैन नॉट बी अवॉइडेड होगा यहाँ पर, ठीक है, क्योंकि देखो a mistake of law does not render a contract void, ये देखो कॉन्ट्रैक्ट को वो void नहीं बनाता, as one cannot take excuse of ignorance of law of country। हम लोग बोल ही नहीं सकते, अच्छा ये ऊपर वाली लाइन में लिखा था, सॉरी, हम लोग बोल ही नहीं सकते कि मेरे को इंडिया का लॉ नहीं पता, तो यहाँ पर कॉन्ट्रैक्ट void नहीं होगा, वैलिड ही रहेगा, वैलिड ही रहेगा, क्योंकि वी कैन नॉट एक्सक्यूज कि हमको लॉ नहीं पता था। अब अदर सिंह में मिस्टेक ऑफ फॉरेन लॉ को मिस्टेक ऑफ फैक्ट ट्रीट किया जाता है, देखो मिस्टेक ऑफ फॉरेन लॉ मिस्टेक ऑफ फैक्ट की तरह ट्रीट किया जाता है, ठीक है। फिर उसके बाद आ रहा है मिस्टेक ऑफ फैक्ट। मिस्टेक ऑफ फैक्ट में हमने पढ़ा कि मिस्टेक ऑफ फॉइड में जो एग्रीमेंट है वॉइड होता है, ठीक है, व्हेन बोथ द पार्टीज टू एन एग्रीमेंट, देखो वेयर द कॉन्ट्रैक्टिंग पार्टी मिसअंडरस्टूड ईच अदर एंड एट द क्रॉस पर्पस देयर इज अ बायलैटरल म्यूचुअल मिस्टेक, देन बोथ द पार्टी आर इन मिस्टेक एंड द कॉन्ट्रैक्ट इज वॉइड। बोल रहा है बायलैटरल के में वॉइड रहेगा, लेकिन यूनिलैटरल में क्या रहेगा, वैलिड रहेगा। तो ये बात आप ध्यान रखना, अगर मैं कंक्लूड करूं तो फैक्ट के बेसिस में अगर यूनिलैटरल है तो वैलिड, बायलैटरल है तो वॉइड, मिस्टेक ऑफ इंडियन लॉ है तो वैलिड, मिस्टेक ऑफ फॉरेन लॉ है तो मिस्टेक ऑफ फैक्ट वाला सिचुएशन लग जाएगा। दिस इज द क्लियर कट कॉन्क्लूजन, ठीक है। तो ये बात की मैंने मिस्टेक के बारे में, ठीक है, क्लियर हुई बात। यहाँ पर एक एग्जांपल दिया, देखो ए बोल रहा है कि अपनी एम्बेसडर कार बी को सेल करूंगा, बी को लग रहा है कि ए के पास तो फिएट की कार है, मतलब बी सोच रहा है मेरे को फिएट की कार मिलने वाली, पर ए सोच रहा है मैं तो उसको एम्बेसडर दूंगा। ये बहुत पुराना एग्जांपल है, एम्बेसडर बहुत पहले आती थी व्हाइट कलर की गाड़ी, ठीक है, तो बहुत पुराना एग्जांपल है लॉ के अंदर, इसीलिए ऐसे दिया है, ठीक है। तो उस सिचुएशन में दोनों की गलती, बायलैटरल मिस्टेक, ए सोच रहा है एम्बेसडर दूंगा, बी सोच रहा है फिएट लूंगा, बायलैटरल मिस्टेक। तो इस सिचुएशन में कॉन्ट्रैक्ट शुरू से क्या है, वॉइड, ठीक है, वॉइड वॉइड है, ठीक है। तो बात आपको एकदम क्लियर होगी मेरे ख्याल से, ठीक है। इसके बाद हमको पढ़ना है लीगैलिटी ऑफ ऑब्जेक्ट एंड कंसिडरेशन, तो हम लोग नेक्स्ट वीडियो में कवर करेंगे, रीजन बीइंग अलग टॉपिक है, तो इस वीडियो में नहीं, अगली वीडियो में हम लोग सेपरेट वीडियो में इस टॉपिक कवर करेंगे। मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।